Dear student, now we are going to discuss one another act that is Hindu Humanity and Guardianship Act 1956. As the name itself indicate that it is the guardianship for the minority. So this act talks about the only two aspect, that is first is guardianship and second is minority. You know well that as far as the minor children is concerned, it requires certain kind of special treatment for their body, for their property. So all these things we will discuss under this act. First, we can see that President has assented on August 25, 1956, and the same date this act came into force. I mean to say about the 25th August 1956. There are 13 sections of this act. If you see the preamble of this act, it is an act to amend or codify the law related to minority and guardianship among the Hindus. ये एक्ट जो है वो प्रेम्बल ने स्पष्ट कर दिया है कि ये एक्ट जो है हिंदू के माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट से रिलेटेड जो है सारे प्रावधानों को कोडिफाइड और अमेंड करती है. If you see the section first, that is short title means Hindu Minority and Guardianship Act 1956 and extent of the act. Extent of that means before 2019, this there was some word that is except Jammu and Kashmir. But we know well that after the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, now the applicability of this act is the whole of the India. Section 2 talks about the supplement to the Guardianship and Wars Act 1890. दोस्तों, इस अधिनियम के लागू होने से पहले एक अधिनियम जो है वो ऑलरेडी कॉमन लॉ था जो सभी धर्मों के ऊपर अप्लीकेबल था, वो था गार्जियनशिप एंड वॉर्स एक्ट 1890. सो ये एक्ट जो है स्पष्ट कर देता है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ये एक्ट जो है इसके जो प्रावधान है वो हिंदू माइनॉरिटी हिंदू गार्जियनशिप एंड वॉर्स एक्ट के डिरोगेशन में नहीं होंगे और इस यानी इसके अगेंस्ट में नहीं होंगे, बल्कि उसे सहायता प्रदान करेंगे और उसको एडिशन या सपोर्ट करेंगे. आई मीन टू से अबाउट द ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट जो है वो गार्जियनशिप एंड वॉर्स एक्ट के सपोर्ट में होगा, उसे सहायता प्रदान करेगा, उसके अगेंस्ट जो है कोई प्रावधान जो है वो नहीं बनाएगा. जहाँ तक सेक्शन 3 की बात है, वो बात करता है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, यानी ये एक्ट किस पर प्रभाव डालेगी या इस एक्ट के जो विषय वस्तु होंगे वो कौन होंगे. तो इस सेक्शन 3 में स्पष्ट कर दिया गया है कि ये एक्ट जो है वो सारे हिंदूज पर अप्लाई करेंगे. और हिंदू कौन होगा वो सेक्शन 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में स्पष्ट कर दिया गया है कि हिंदू जो है वो कौन कौन से लोग हिंदू से कैटेगरी में आएंगे. बाय धर्म जो है हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं या जिसके पेरेंट्स हिंदू हैं या जो मुस्लिम क्रिश्चियन ज्यूज एंड पारसी नहीं है, वो सारे जो है वो हिंदू परिभाषा सब के अंतर्गत आते हैं जो कि सेक्शन 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइन की है. दोस्तों, सारा जो पर्सनल लॉज है वो हिंदू पर्सनल लॉ जो है वो हिंदू के ऊपर अप्लाई करता है. और जब हिंदू की डिफिनेशन देखी जाएगी तो हम हमेशा वो सेक्शन 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में देखते हैं, जो कि डिटेल में बताया गया है कि कौन कौन से व्यक्ति जो है वो हिंदू शब्द के अंतर्गत आते हैं जिस पर कि ये एक्ट जो है अप्लीकेबल होगा. यहाँ तक सेक्शन 4 की बात है, वो बात करता है डेफिनेशन क्लॉज की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 2 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. वो है माइनॉरिटी का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अंतर्गत 18 साल कंप्लीट कर दिया है, यानी कि जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अंतर्गत, वो जो है वो माइनर सब के अंतर्गत आएगा. दूसरा है गार्जियनशिप, जो सेक्शन 4 सब क्लॉज बी में बताया गया है कि गार्जियनशिप जो है वो 4 प्रकार के गार्जियन इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है. हालांकि चौथा वाला गार्जियन जो डिफेक्टो गार्जियन है वो गार्जियनशिप एंड वार्स एक्ट 1890 में था. इस अधिनियम में यूँ तो इसकी बात की गई है लेकिन इसको कोई पावर नहीं दिया गया. अतः अगर रफली तौर पर देखें तो 3 प्रकार के गार्जियन इस एक्ट में व्यवस्था की गई. वो है नेचुरल गार्जियन, सेक्शन 6 में बताया गया है, टेस्टामेंट्री गार्जियन जो सेक्शन 9 में बताया गया है, और गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट जो है वो 3 प्रकार के गार्जियन की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है. जो सबसे कोर ऑफ द सेक्शन है, दैट इज द सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, वो बात करता है नेचुरल गार्जियन की कि कौन सा व्यक्ति नेचुरल गार्जियन होगा. तो जो नेचुरल नेम इटसेल्फ इंडिकेट दैट कि वो नैसर्गिक संरक्षक कौन होगा. तो जहाँ तक सेक्शन 6 की बात है, सेक्शन 6 में कहा गया है कि नेचुरल गार्जियन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन, यानी कि उस व्यक्ति ए पर्सन
एंड प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, यानी कि जो नेचुरल गार्जियन होगा वो दो प्रकार के कार्य करेगा, जो बच्चे के शरीर के संबंध में कार्य करेगा और बच्चे की प्रॉपर्टी के संबंध में कार्य करेगा। तो जहां तक नेचुरल गार्जियन है, इन केस ऑफ ए बॉय और एन अनमैरिड गर्ल्स, नेचुरल गार्जियन विल बी द फादर एंड आफ्टर हिम द मदर। दोस्तों ये एक्ट जो है सेक्शन 6 का सब क्लॉज ए ये कहता है कि अगर लड़के और अनमैरिड गर्ल्स की दशा में बच्चे का नेचुरल गार्जियन उसका पिता होगा और उसके बाद आफ्टर हिम उसकी माता होगी, यानी कि पिता को माता के ऊपर वरीयता दी गई है, जो कि सेक्शन 14 का ब्लेटेंट वायलेशन है। अतः इस एक्ट को हम डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट भी कह सकते हैं, जो स्त्री और पुरुषों के बीच में भेदभाव करता है, क्योंकि यहाँ पर फादर को मदर के ऊपर वरीयता दी गई है, सिर्फ लिंग के आधार पर वरीयता दी गई है। फिर और द फादर एंड आफ्टर हिम द मदर, यानी कि अगर बच्चे के माता पिता दोनों होंगे तो नेचुरल गार्जियन जो है पिता होगा और एंड आफ्टर हिम मदर होगा, मदर होगी। एंड आफ्टर हिम का जो विस्तृत डिफिनेशन है वो 1999 के बाद, जो गीता हरिजन के केस के बाद जो है वो बदल गया है। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी जो सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 की बात करता है, यहाँ पर सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 में एक प्रोवाइडेड है कि कस्टडी ऑफ द माइनर बिलो द एज ऑफ 5 years शैल बी विद द मदर, यानी कि बच्चे की कस्टडी जो होगी वो 5 साल से कम उम्र के बच्चे की कस्टडी जो है वो शैल भी, यानी हमेशा जो है माता के पास आएगी, क्योंकि बच्चे के जो नेचुरल रिक्वायरमेंट है, मदर ब्रेस्ट फीडिंग है, उसको खाना पिलाना नहलाना, ये सब कार्य जो है वो महिलाएं अच्छी तरह से करती है। अतः 5 साल से कम उम्र के बच्चे को की कस्टडी जो है वो माता के पास रहेगी, लेकिन गार्जियनशिप जो है वो पिता एंड आफ्टर हिम माता के पास रहेगी। जहां तक सेक्शन 6 सब क्लॉज बी की बात है, इन केस ऑफ ए इलिजिबल बॉय और एन इलिजिबल सन, जहां तक अवैध लड़का और अवैध अविवाहित लड़की के दशा में जो नेचुरल गार्जियनशिप होगी वो पहले मदर के पास होगी एंड आफ्टर हिम फादर के पास होगी। जहाँ तक इन केस ऑफ ए मैरिड गर्ल, अगर लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में हो गई है तो ऐसी स्थिति में उसकी शरीर का जो गार्जियनशिप होगा वो जो है उसके पति के पास होगी। यानी कि अगर इस सेक्शन 6 की बात करें तो 3 प्रकार के व्यक्तियों को दो प्रकार के व्यक्तियों को नेचुरल गार्जियन बनाया गया है। और तो यहाँ पर जो बात की गई है यहाँ की जो नेचुरल गार्जियनशिप दी गई है वो पिता को है एंड आफ्टर हिम मदर को है। कस्टडी जो है बच्चों को दी गई है। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गार्जियनशिप एंड कस्टडी। तो गार्जियनशिप एक बहुत बड़ी अवधारणा है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गार्जियनशिप इट मीन्स दैट ऑल द राइट वेस्टेड टू गार्जियनशिप, राइट टू, जैसे अगर प्रॉपर्टी के संबंध में देखें तो राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी, राइट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, राइट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। एज फार द जहाँ तक माइनर चाइल्ड की बात करें तो बच्चे के शरीर के संबंध में और प्रॉपर्टी के संबंध में वो सारे निर्णय वैसे ले सकता है जैसे कि वो बच्चे का वो संरक्षक लेता है। तो सारे कार्य जो है नैसर्गिक संरक्षक जो है बच्चे का पिता कर सकता है। लेकिन जहाँ तक कस्टडी की बात है, कस्टडी एक छोटी सी अवधारणा होती है। कस्टडी का मतलब होता है कि बच्चे उसकी अभिरक्षा में रहेगी, बच्चे को खाना पिलाना लाना इत्यादि की बात वो माता जी करेगी, लेकिन एज फार द फादर इज कंसर्न बच्चे के बॉडी एंड प्रॉपर्टी के संबंध में सारा निर्णय जो है वो पिता ही लेगा। अतः जो कस्टडी है वो छोटी सी अवधारणा है और गार्जियनशिप जो है वो बड़ी अवधारणा है। जहाँ तक 3 प्रकार के नेचुरल गार्जियनशिप की बात सेक्शन 6 करता है, यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है कि अगर उपरोक्त में से कोई भी व्यक्ति जो है वो सीज टू बी, यानी कि कन्वर्जन करके हिंदू नहीं रह गया है, तो फादर जो है नेचुरल गार्जियनशिप होते हुए भी उससे फादर को नेचुरल गार्जियनशिप नहीं दी जाएगी अगर वो कन्वर्ट करके वो नन हिंदू बन गया है। या दूसरा है कंप्लीटली और फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड बाय बिकमिंग ए हर्मिट और एस्टिक, यानी कि वो पूरी तरह से और अंतिम तौर पर संसार का परित्याग कर दिया है, यानी वानप्रस्थ आश्रम में चला गया है या सन्यासी बन गया है या फिर एस्टिक बन गया है। तो ऐसी स्थिति में नेचुरल गार्जियनशिप ऐसे व्यक्ति को नहीं दी जाएगी जो दोनों डिस्क्वालिफिकेशन से ग्रसित है। अब हम बात करेंगे जहां पर ये बात की गई है कि सेक्शन 6 क्लॉज 1 में जो बात की गई है फादर एंड आफ्टर हिम मदर। जहां तक आफ्टर हिम की बात है तो 1956 से लेकर when the act was implemented in 1956 to till 1999 when the case Geeta Hariram came,
इन बिटवीन जितने भी केस सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट में आए थे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यही इंटरप्रिटेशन किया था कि आफ्टर हिम का मतलब है इन द लाइफ टाइम ऑफ द फादर और द डेथ, यानी कि पिता अगर जिंदा है या पिता अगर मर चुका है तो ऐसी स्थिति में जो है वो नेचुरल गार्जियनशिप सदैव जो है वो पिता के पास, यानी कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, नहीं फादर जब तक जिंदा है नेचुरल गार्जियनशिप हमेशा फादर के पास रहेगी और उसके मरने के बाद ही नेचुरल गार्जियनशिप मदर के पास जाएगी। यानी कि फादर जो है अगर फादर है तो फिर नेचुरल गार्जियनशिप फादर के पास जाएगी। लेकिन एक केस बहुत ही महत्वपूर्ण केस आया, गीता हरियन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1999, और एक और केस आया था वंदना शिवा वर्सेस जयंत बंडोपाध्याय। इस दोनों केसेस को क्लब करके सुप्रीम कोर्ट ने गीता हरियन केस के केस विवाद में निर्णय दिया गया। हालांकि इस केस का फैक्ट यह था कि बच्चे की माँ जो है वो अपने माइनर सन को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गई कि खाता माइनर का खुलवाना था। जब खाते का फार्म दिया गया तो बच्चे की माँ से कहा गया कि आप इसमें बच्चे का पिता का नाम लिखे। बच्चे की मां ने पिता का नाम लिखने से मना कर दिया। उसने कहा कि पिता जो है बच्चे के साथ नहीं रहता है, ना मेरे साथ रहता है, पिता बच्चे को छोड़ रखा है, अतः पिता का नाम लिखने की जरूरत नहीं। तब ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया और सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में ये निर्णय किया कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट फादर में नहीं है, फादर बच्चे को निगलेक्ट कर रहा है, फादर बच्चे के प्रति उदासीन रवैया अडॉप्ट किया हुआ है, फादर का वेलफेयर बच्चे में नहीं है, फादर शराब पीता है, मारता पीटता है बच्चे को, यानी कि बच्चे की माँ और बच्चे में फादर का वेलफेयर कतई नहीं है, फादर ने बच्चे को छोड़ रखा है, ऐसी स्थिति में फादर के रहते हुए भी, दोस्तों याद रखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ द फादर मदर विल बी ट्रीटेड एज ए नेचुरल गार्जियन ऑफ द चाइल्ड। यानी कि पहला ऐसा केस था जिसमें कहा गया कि पिता के रहने इन द प्रेजेंस ऑफ द फादर और हम फादर को अब्सेंस मान लेंगे और ऐसी स्थिति में नेचुरल गार्जियनशिप माँ को दी जाएगी। यानी इस केस में पहला ऐसा केस था दोस्तों जब पिता के रहते हुए भी नेचुरल गार्जियनशिप माता को दी गई। इसलिए दी गई कि पिता का वेलफेयर जो है बच्चे का वेलफेयर पिता में नहीं है, पिता जो है बच्चे को निगलेक्ट करता है। लेकिन आज भी ये जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट इसलिए भी है, इस चीज़ के आने के बावजूद भी अगर पिता बच्चे की देखरेख कर रहा है, बच्चे का लेवल इन्फेक्शन उतना ही करता है जितना माँ करती है, तो ऐसी स्थिति में आज भी सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 अप्लाई करेगा और पिता के रहते मदर विल बी नेवर बी ट्रीटेड एज ए नेचुरल गार्जियन ऑफ द चाइल्ड। पिता नेचुरल गार्जियन माँ तब बनेगी जब पिता बच्चे को निगलेक्ट कर रहा है, उसके प्रति उदासीन है या वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड बच्चे के पिता में नहीं है, तब माता जी जो है वो नेचुरल गार्जियनशिप दी जाएगी। जहाँ तक सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट द नेचुरल गार्जियन, यहाँ पर एक और बात कही गई है कि जो बच्चे की माँ और बच्चे के पिता जो है स्टेप फादर और मदर हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चे की नेचुरल गार्जियनशिप स्टेप फादर और मदर को नहीं दी जा सकती है। जहाँ तक सेक्शन 8 की बात है वो टॉक्स अबाउट सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट द नेचुरल गार्जियन ऑफ एडॉप्टेड सन। अगर बच्चे का अगर 18 साल से कम उम्र के लड़के का एडॉप्शन हुआ है तो यहाँ पर सवाल उठता है कि उसका नेचुरल गार्जियनशिप किसके पास होगा। तो जहाँ तक सबको पता है कि एज फार द एडॉप्टेड सन इज कंसर्न, उसके दो परिवार होते हैं, जहाँ पर वो नैसर्गिक रूप से पैदा हुआ है और जहाँ पर एडॉप्शन के बाद गया है। यानी कि जैसे ही बच्चे का एडॉप्शन होता है एज फार द सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ द एडॉप्शन। तो इफेक्ट ऑफ द एडॉप्शन में कहा गया कि जैसे ही बच्चे का एडॉप्शन होता है वैसे मान लिया जाता है कि उसके नैसर्गिक परिवार में उसकी प्रिज्यूम डेथ हो गई है, यानी ही इज नो मोर फॉर एवरी पर्पजेज इन हिज नेचुरल होम। एंड जहाँ पर एडॉप्शन के बाद हो गया है वहाँ पर एडॉप्टिव उसके फादर और मदर जो है वो नेचुरल गार्जियन के रूप में बच्चे की देखभाल करेंगे। यानी कि आफ्टर द एडॉप्शन जो है वो नेचुरल गार्जियन जो है एडॉप्टेड सन का जो है वो एडॉप्टिव फादर एंड आफ्टर हिम मदर जो विल बी एक्ट एज ए नेचुरल गार्जियन ऑफ द चाइल्ड। जहाँ तक सेक्शन 8 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज टॉक अबाउट द पावर ऑफ द नेचुरल गार्जियन एंड इट्स रिस्ट्रिक्शन कि नेचुरल गार्जियन के पावर्स कौन कौन से होंगे, उस पर रिस्ट्रिक्शन क्या लगाया गया है। दोस्तों इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस अंडर दिस एक्ट। 1856 इस अधिनियम के लागू होने से 1 साल के पहले तक ये नियम था कि जो नेचुरल गार्जियन होता था, जो गार्जियन होता था, जो डेफेक्टो गार्जियन होता था, वो ज़्यादातर सारे पावर को इस्तेमाल वैसे ही करता था जैसे कि वो खुद की प्रॉपर्टी के संबंध में करता है। यानी कि उसको नेचुरल गार्जियन के यानी कि उसके माइनर के प्रॉपर्टी के संबंध में उसको सारे वही से राइट्स मिलते थे जैसे कि स्वयं की प्रॉपर्टी में। यानी कि उसको चाहे वो तो बेच सकता है, चाहे तो ट्रांसफ़र कर सकता है, चाहे जैसे चाहे उसका उपभोग वो कर सकता था।
लेकिन लेकिन एक केस आया दोस्तों 1856 का केस था, हनुमान प्रसाद पांडे वर्सेस मुसम्माद बबोई मुनराज कुंवरी। ये 1856 का केस था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर द पावर ऑफ द नेचुरल गार्जियन। इस केस में हुआ ये कि एक जमींदार साहब थे, जमींदार साहब के पास काफ़ी जमींदारी थी, काफ़ी प्रॉपर्टी हुआ करती थी। उनकी जो पत्नी थी, जो 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 हनुमान प्रसाद पांडे की स्टेप मदर थी, और हनुमान प्रसाद पांडे उस वक्त माइनर थी। उसी दौरान जमींदार साहब की मृत्यु हो गई। हनुमान प्रसाद पांडे उनके एकमात्र लड़के थे, और उनकी एक जो पत्नी थी, जो स्टेप मदर थी हनुमान प्रसाद पांडे की, उसने सारी प्रॉपर्टी को जो है उसकी हनुमान प्रसाद पांडे के बिहार पर उसकी देखरेख प्रारंभ कर दी। कुछ समय के बाद उसने प्रॉपर्टी को कुछ सेल कर दिया, कुछ बेच दिया, कुछ अपने नाम से कर लिया। जब हनुमान प्रसाद पांडे 18 साल के हो गए तो उन्होंने सारे ट्रांजेक्शन पर, जो कि मनुराज मुसम्माद बबाई ने की थी, उस सारे ट्रांजेक्शन पर उन्होंने प्रश्न लगाया और सारे ट्रांजेक्शन को वॉइड घोषित करने के लिए न्यायालय में आवेदन किया। तब न्यायालय ने पहली बार इस केस में डिसाइड किया था कि अवैस की बिहाफ पर जो है उसका जो डिफेक्टो गार्जियन है वो उसकी प्रॉपर्टी की देखरेख कर सकता है, उसके प्रॉपर्टी के संबंध में सारे कार्य कर सकता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को बगैर के कोर्ट की परमिशन से बेच नहीं सकता है, और कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है जिससे कि अवैस को नुकसान हो। तो ये पहला केस था जब वर्षों से चली आ रही इस पावर को सीज किया गया कोर्ट के द्वारा 1856 में कि जो गार्जियन होगा, डिफेक्टो गार्जियन होगा, उसे अवैस की प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार नहीं, यानी अंतरण करने का अधिकार नहीं होगा, चल संपत्ति को अंतरण नहीं कर सकता है। तो ये इस मायने में जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण केस था, और इसी केस के पूरे जजमेंट को जो है 1856 के जो ये अधिनियम था उसमें सेक्शन 8 में समाहित कर लिया गया। और जो सेक्शन 8 ये कह रहा है कि जहाँ तक सेक्शन 8 की बात है, तो नेचुरल गार्जियन हैज ए ऑल सच पावर टू डू एड रीजनेबल और प्रॉपर फॉर द माइनर बेनिफिट, साथ ही साथ रिलाइजेशन एंड प्रोटेक्शन बेनिफिट ऑफ द माइनर स्टेट। यानी कि सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 इस बात को स्पष्ट करता है कि जहाँ तक माइनर की जो प्रॉपर्टी होगी उसमें नेचुरल गार्जियन को सारे राइट्स मिले हैं, जो कि एक रीजनेबल और प्रॉपर वे में वो माइनर के बेनिफिट पर वो सारे कार्य कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी के संबंध में। यानी कि सेक्शन 8 सब क्लास 1 जो है वो माइनर की प्रॉपर्टी पर जो गार्जियनशिप को सारे राइट्स देता है, लेकिन सेक्शन 8 सब क्लास 2 में जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, और रिस्ट्रिक्शन ये है कि माइनर का जो गार्जियन होगा वो शैल नॉट ट्रांसफर विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, उसकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं कर सकता है, चार्ज नहीं करता है, सेल गिफ्ट नहीं कर सकता है, एक्सचेंज इत्यादि नहीं कर सकता है विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। ये जो 1856 का जो वाद था, इसमें इसी में सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ उस वाद में भी कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि माइनर के अवैस की गार्जियनशिप को वो सारे पावर ट्रांसफर करने की पावर नहीं है। और जहाँ तक लीज की बात है, वो 5 साल से ज़्यादा का पट्टा नहीं कर सकता है, और उसके वयस्क होने के 1 साल के बाद का पट्टा नहीं कर सकता है। यानी कि अगर माइनर जो है 17 साल का है तो पट्टा जो है मैक्सिमम 18-19 यानी 2 साल तक का कर सकता है, उससे ज़्यादा का पट्टा वो नहीं कर सकता है। अगर साथ ही साथ सेक्शन 8 में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर इस एक्ट के प्रावधानों के विपरीत एनी डिस्पोजल इन कंट्रावेंशन ऑफ द सेक्शन 8 वो वाइडेबल होगा। वाइडेबल का मतलब होता है ये अवैस की इच्छा पर निर्भर करेगा कि उस ट्रांसफर को वो चाहे तो वैलिड घोषित कर दे या फिर वाइड घोषित कर दे। अगर वो वाइड घोषित करेगा तो वो वाइड एब इनिशियो होगा, और जो ट्रांजेक्शन गार्जियन कर चुका है वो जो है उन्होंने वाइड ट्रीट किया जाएगा। जहाँ तक इस सेक्शन 8 में स्पष्ट कहा है कि कोर्ट जो है गार्जियन को माइनर की प्रॉपर्टी को अचल इमोल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का राइट दे भी सकता है अगर ये अवैस के वैध आवश्यकता के लिए है या फिर उसके एडवांटेज के लिए है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट चाहेगा तो गार्जियनशिप जो है प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट लेकर अवैस की अचल संपत्ति का हस्तांतरण कर सकता है, लेकिन अगर कोर्ट की परमिशन नहीं है तो अवैस की अचल संपत्ति का हस्तांतरण वो कतई नहीं कर सकता है। जहाँ तक
जहाँ तक सेक्शन 9 की सवाल है, सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट द टेस्टामेंट्री गार्जियन। दोस्तों जब नेचुरल जो सेक्शन 4 की बात की गई है, यहाँ पर 3 प्रकार के गार्जियनशिप की बात की गई है। नेचुरल गार्जियन जो सेक्शन 6 में बात की गई है, और जो टेस्टामेंट्री गार्जियन है वो सेक्शन 9 में बात की गई है। टेस्टामेंट्री गार्जियन का तात्पर्य होता है ऐसा गार्जियन जो अभ्यस के नेचुरल गार्जियन ने किसी व्यक्ति को उनके न रहने पर पावर दे रखी है कि वो नेचुरल गार्जियन के वो टेस्टामेंट्री गार्जियन कैपेसिटी में काम करे। यानी कि नेचुरल गार्जियन हैज ए पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन टू एक्ट एज ए टेस्टामेंट्री गार्जियन। यानी कि नेचुरल गार्जियन जो टेस्टामेंट्री गार्जियन का अपॉइंट करने की पावर सिर्फ 2 व्यक्तियों को है, वो है फादर एंड मदर। तो यहाँ तक अगर आप देखें तो हिंदू फादर को राइट है कि वो टेस्टामेंट्री गार्जियन को अपॉइंट कर सकता है। हिंदू विडो को राइट है, यानी कि पिता अगर मर चुके हैं तो विडो को राइट है टेस्टामेंट्री गार्जियन कि अपने वसीयत के द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दे। या तीसरा है हिंदू मदर व्हेन द फादर डिस्क्वालीफाइड। फादर ने जैसे कहा था सेक्शन 6 में जो डिस्क्वालिफिकेशन बताया गया, सीज टू बी, फादर अगर सीज टू बी हिंदू है या फिर कंप्लीटली रिनाउंस ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में मदर जो है नेचुरल गार्जियन की तरफ कार्य करेगा, उससे टेस्टामेंट्री गार्जियन नियुक्त करने की पावर होगी। या फिर जो है जो फादर अगर मदर की जो है अगर एलिजिबेट सन और एलिजिबेट डॉटर है, तो ऐसी स्थिति में जो टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट करने की पावर जो है वो माता के पास रहेगी। सेक्शन 10 टॉक्स से, और जहां तक पावर की बात है तो तो टेस्टामेंट्री गार्जियन को पावर, वो सारे पावर है जो सेक्शन 8 में नेचुरल गार्जियन की पावर है। यानी कि जो पावर नेचुरल गार्जियन के हैं वही पावर सेम टू सेम टेस्टामेंट्री गार्जियन के भी है। सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट द इनकैपेसिटी ऑफ द माइनर टू एक्ट एज ए गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइनर। यानी कि सेक्शन 10 जो है किसी भी माइनर को दूसरे माइनर के प्रॉपर्टी के ऊपर गार्जियनशिप देने की बात से प्रोहिबिटेड करता है। यानी कि कोई भी माइनर जो है किसी दूसरे माइनर का गार्जियनशिप उसकी प्रॉपर्टी के संबंध में नहीं हो सकता है। सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट द डिफेक्टो गार्जियन। जैसे कि बताया गया कि गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट में डिफेक्टो गार्जियन की भी व्यवस्था की गई है और डिफेक्टो गार्जियन को भी पावर दे रखी गई थी। लेकिन इस हिंदू मैरिटल गार्जियनशिप एक्ट ने स्पष्ट कर दिया कि डिफेक्टो गार्जियन को कोई भी लीगल राइट्स जो है इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं मिलेगा। डिफेक्टो गार्जियन के पास माइनर की प्रॉपर्टी का पोजेशन हो सकता है, लेकिन ट्रांसफर करने का पावर उसके पास करता नहीं है। कोई भी लीगल राइट्स जो है डिफेक्टो गार्जियन को नहीं दिया गया है। अतः हम इस एक्ट में सिर्फ 3 ही प्रकार की गार्जियनशिप की जनरली बात करते हैं। जहाँ तक गार्जियनशिप अपॉइंटेड बाय द कोर्ट है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कर दिया गया है कि अगर किसी बच्चे का तो न तो नेचुरल गार्जियन है न तो टेस्टामेंट्री गार्जियन है, ऐसी स्थिति में तीसरा वाला जो गार्जियन है वो बाय कोर्ट जो है किसी भी व्यक्ति को गार्जियन अपॉइंट करता था। दोस्तों जैसे कि हमको सबको पता है कि कोई भी बच्चा जो है बगैर गार्जियन के नहीं रह सकता, कि उसकी बॉडी और शरीर की बॉडी और प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए कोई ना कोई गार्जियन होना जरूरी है। अगर नेचुरल नहीं है तो टेस्टामेंट्री होगा, अगर टेस्टामेंट्री नहीं है तो गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट होगा। और कोर्ट जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है अपने एरिया के में आने वाले किसी भी ऐसे बच्चे को जो कि स्वयं की प्रेरणा पर या आवेदन देने पर कोई भी व्यक्ति जो है वो को लगता है, कोर्ट को लगता है कि इसको गार्जियनशिप की जरूरत है, तो या तो किसी ब्लड रिलेटेड को वो गार्जियनशिप दे सकता है, या उसके जो बच्चे के पेरेंट्स के कोई दोस्त वगैरह है उसको बच्चा दे सकता है, या जो बच्चे का हित रखता है उसको दे सकता है, रिश्तेदार वगैरह को। वो भी नहीं है तो फिर ऑर्फनेज हाउस में जो है बच्चा चला जाएगा, अनाथाश्रम में बच्चा जाएगा, और जो अनाथाश्रम का जो कस्टोडियन होगा वो बच्चे की देखरेख करेगा। नहीं सदस्यता जो है गार्जियनशिप उस बच्चे के को पास, उस बच्चे की सदस्यता जो है वो वहाँ पर चली जाएगी जिस अनाथाश्रम में वो बच्चे जाता है, वहाँ का जो कस्टोडियन होगा वो उसका संरक्षक माना जाएगा। तो 3 प्रकार के गार्जियनशिप की व्यवस्था जो है इस अधिनियम में किया गया है। सेक्शन 13 जो है टॉक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ द माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन। सेक्शन 13 जो है दोस्तों वो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। वो है कि जब भी कभी माता पिता के को लेकर बच्चे के विवाद में विवाद होगा, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का जो वेलफेयर है वो पैरामाउंट कंसिडरेशन माना जाएगा। इससे हम 3 केसेस के माध्यम से भी समझ सकते हैं। पहला केस अगर श्रीमती मोली वर्सेस वीरेंद्र कुमार AIR 1977, इस केस को अगर देखें तो यहाँ पर जो है बच्चे के माँ बाप के बीच में विवाद था कि बच्चा किसके पास रहेगा। माँ जो है वो काफ़ी धनी परिवार से बिलोंग करती थी, उसके पास काफ़ी पैसे थे, पिता काफ़ी गरीब था।
जब मामला कोर्ट में गया तो बच्चे की कस्टडी जो है, बच्चे का जो गार्जियनशिप है वो माँ के पास दी गई है। बेशक सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट द इन केस ऑफ ए बॉय अनमैरिड गर्ल्स, जो नेचुरल गार्जियन होगा वो फादर होगा ना आफ्टर हिम मदर। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने आफ्टर हिम देखा और बच्चे के पिता के रहते हुए भी कस्टडी जो है माता को इस आधार पर दी गई कि जो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड है वो माता के पास ज़्यादा अच्छा, कि उसके वो पैसे वाली है और वो बच्चे की परवरिश अच्छी तरह से कर सकती है। दूसरा केस अगर देखें तो राकेश कुमार गुप्ता वर्सेस राम गोपाल अग्रवाल AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में भी फैक्ट यही था और इस केस में जो कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि यदि माता के बीच में बच्चे की कस्टडी का विवाद है तो वहाँ सर्वोपरि चीज़ बच्चे का कल्याण होगा और बच्चे का वेलफेयर हमेशा देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि बच्चे के माता पिता के किसका राइट्स जो है ज़्यादा इन्फ्रिंज कर रहा है। तीसरा केस अगर देखें लक्ष्मी वर्सेस बसंती कुमारी AIR 2005 केरला, इस केस में माँ जो है माँ जो है अपने पति के यानी बच्चे के पिता के बच्चे के पिता की मृत्यु के बाद जो है माता ने कन्वर्जन करके एक मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर लिया और जब शादी के बाद बच्चे के कस्टडी के बच्चे की गार्जियनशिप के लिए प्रश्न हुआ, न्यायालय ने कहा कि बच्चे माँ भले ही कन्वर्ट कर दिए, जैसे सेक्शन 6 में डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई, जैसे भी कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई टू भी हिंदू हो जाता है वो डिस्क्वालीफाई होता है। यहाँ पर माता जो है वो सीज कर दी थी, वह हिंदू नहीं रह गई थी, मुस्लिम बन गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कस्टडी जो है बच्चे की कस्टडी जो है माँ को इसलिए दी गई कि ये सिद्ध नहीं हो पाया कि बच्चे का कल्याण शादी करने के मुस्लिम लड़के के साथ शादी करने के बाद भी बच्चे का कल्याण माता में अगर है तो जो बच्चे का पैरामाउंट कंसिडरेशन होगा वो बच्चे का जो वेलफेयर होगा वो हमेशा पैरामाउंट कंसिडरेशन होगा सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के सामने। तो यहाँ पर बेशक बच्चे की माँ ने धर्म का परिवर्तन कर लिया लेकिन कोर्ट ने माना कि बच्चे का हित जो है वो माँ में ज़्यादा होगा, अतः कन्वर्जन करने के बावजूद भी बच्चे की जो गार्जियनशिप है वो माँ को दी गई। तो कुल मिलाकर अगर केस को देखें तो इस केस में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि वो है सेक्शन 6 का है कि फादर एंड आफ्टर हिम मदर, जो कि गीता हरिन के केस में वर्सेस रिजर्व ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर आप केस के जजमेंट को अगर हम एक बार देखें तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वर्ड आफ्टर इन सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 कैनॉट बी इंटरप्रेटेड टू मीन आफ्टर द लाइफ ऑफ द फादर। द वर्ड आफ्टर हैज द मीनिंग इन absence of if the father is absent or is wholly indifferent to the affair of the minor, then the mother will become the natural guardian of the child. Mainly during the presence of the father, mother can be treated as a natural guardian under the Gita Harian versus India case. तो दोस्तों ये जो है पूरा का पूरा एक्ट अगर आप देखें तो डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट है। डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट इसलिए है कि सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 अभी भी ये बात करता है कि अगर बच्चे के माता पिता दोनों हैं और बच्चे की अच्छी से देख रेख फादर कर रहा है तो फादर विल बी द नेचुरल गार्जियन ऑफ द चाइल्ड। मदर कैन एक्ट एज ए नेचुरल गार्जियन आफ्टर द फादर डेथ। अगर बच्चे का पिता सही वेलफेयर कर रहा है तो जब तक डेथ नहीं होता तब तक मदर विल नेवर एक्ट एज ए नेचुरल गार्जियन ऑफ द चाइल्ड। इट इज आवर हम्बल सजेशन दैट दिस section 6 subclause A must be redrafted and जहाँ पर ये आफ्टर हिम वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पर आफ्टर हिम वर्ड को हटाकर या तो और या तो एंड करना चाहिए, यानी फादर एंड आफ्टर एंड मदर और फादर और मदर, ये कर देने से ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो लेवल इस एक्ट में लगा गया है इस लेवल को हटाया जा सकता है। और 2024 में अब ऐसी तमाम महिलाएं आ रही हैं जो अपने बलबूते पर बच्चे को पालने पोसने में या बच्चे का लालन पालन करने में पूरी तरह से सक्षम है। ऐसे स्थिति में सेक्शन 6 क्लॉज ए को रीड्राफ्ट करने की जरूरत है और बच्चे की गार्जियनशिप जो है वो माँ को भी पिता के रहते हुए भी, नॉट आफ्टर हिम, पिता के रहते हुए भी बच्चे की कस्टडी बच्चे की गार्जियनशिप जो है वो माँ के दे देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।